नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से मंगलवार का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बनारस के दशाश्वमेध घाट गए और इसके बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। जिस समय पीएम मोदी वाराणसी के कलेक्टर ऑफिस में नामांकन कर रहे थे, तब गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू सहित कई दिग्गज कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद थे। पीएम मोदी ने अपने नामांकन के जरिए जहां एनडीए का शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्वांचल के जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। पूर्वांचल की इन सभी सीटों पर ओबीसी और दलितों का प्रभाव ज्यादा है। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने 4 प्रस्तावकों में से एक अगड़ी जाति से, एक दलित और 2 ओबीसी वर्ग से चुने हैं। वहीं पूर्वांचल को साधने के लिए इंडिया गठबंधन भी जल्द ही सपा के गढ़ आजमगढ़ में रैली करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे। यहाँ मां गंगा की पूजा अर्चना की और काल भैरव मंदिर के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला वाराणसी के कलेक्ट्रेट ऑफिस से निकला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीएम मोदी ने लोकसभा के लिए नामांकन किया। नामांकन के दौरान एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। नामांकन में शामिल होने के लिए काशी में दिग्गजों का जमावड़ा लगा। इस खास अवसर पर काशी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। नामांकन के बाद सभी ने इस बार ऐतिहासिक जीत का दावा किया। कब मोदी जी को मतदान करें, इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। ये पूरा मोदी जी की विजय, एनडीए की विजय का ये प्रतीक है। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है। पूरे देश के लिए, खास करके बनारस की धरती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नामांकन हुआ है। बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कॉल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। पीएम मोदी के नामांकन के लिए इस बार पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर को प्रस्तावक बनाया गया था। पीएम मोदी के प्रस्तावक चुनने में भी जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। वो ब्राह्मण समाज से हैं। बैजनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा भी ओबीसी समुदाय से हैं, जबकि संजय सोनकर दलित समाज से हैं। यानी अगड़े और पिछड़े दोनों समुदायों का पीएम मोदी को समर्थन का संदेश नामांकन के जरिए दिया गया। नामांकन के बाद पीएम मोदी वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र देते नजर आए। वहीं नामांकन से एक दिन पहले काशी में रोड शो और रैली कर पीएम मोदी ने पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, भदोई, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा जैसे जिले आते हैं। इन सभी सीटों पर ओबीसी और दलितों का प्रभाव ज्यादा है।
पिछड़ा इलाका होने के बावजूद पूर्वांचल में बिरादरी फर्स्ट, दल सेकंड और मुद्दा लास्ट है। जातियों में गुत्थी यहाँ की राजनीति में हर सवाल का जवाब जाति ही है। फिर चाहे रोजगार, आरक्षण, विकास या कोई दूसरा मुद्दा हो, पूर्वांचल पिछड़ी, अति पिछड़ी, सवर्ण, दलित और एमवाई समीकरण का कॉकटेल है। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी के पूर्वांचल की 5 सीटों आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी की सियासी व्यूह रचना नाकाम साबित हुई। लिहाजा पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में अब की बार पूर्वांचल में हारी हुई 5 सीटों पर बीजेपी के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी। पूर्वांचल में फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस लंबे समय से बीजेपी के साथ है। संजय निषाद की निषाद पार्टी भी बीजेपी को समर्थन दे रही है। इसके अलावा पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ है। वाराणसी से 3 बार नामांकन कर पीएम मोदी पूर्वांचल ही नहीं, यहां से सटे राज्य बिहार और मध्य प्रदेश को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही राज्य काशी से नजदीकी रूप से जुड़े हुए हैं। वाराणसी में 7वें चरण में मतदान है और पूर्वांचल से लगे बिहार की 8 सीटों पर मतदान 7वें चरण में ही है। ये वो सीटें हैं जो वाराणसी से चंदौली होते हुए बिहार में शुरू होती है और एक तरीके से यूपी की उन 13 सीटों से लयबद्ध जुड़ी है, जहां 7वें चरण में चुनाव है। पूर्वांचल की वाराणसी और आसपास की सीटों से सटे बिहार के बक्सर, आरा, सासाराम संसदीय क्षेत्र के साथ ही जहानाबाद, काराकाट, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और नालंदा संसदीय सीट शामिल है। इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव का रुख पूर्वांचल खासकर वाराणसी से प्रभावित रहता है। वहीं पूर्वांचल के अपने दुर्ग में सपा ने इंडिया गठबंधन की रैली कराने की योजना बनाई है। सपा आजमगढ़ के जरिए पूर्वांचल को साधने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल, ममता और केजरीवाल के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और बाकी के 3 चरण के लिए पीएम मोदी ने जोर लगा दिया है। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण में वोटिंग है, लेकिन पीएम मोदी के नामांकन से अभी से पूरे पूर्वांचल में सियासी माहौल गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। पीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए काशी में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़ी हस्तियां नामांकन में शामिल हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने लिखा, वाराणसी से लगातार तीसरी बार नामांकन कर बेहद उत्साहित हूं। बीते 10 वर्षों में आप सबसे जो अद्भुत स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसने मुझे निरंतर सेवा भाव और पूरे संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। आपके भरपूर समर्थन और सहभागिता से मैं अपने तीसरे टर्म में भी नई ऊर्जा, शक्ति के साथ यहां विकास और जनता जनार्दन के कल्याण में जुटा रहूंगा। पीएम मोदी ने अपने नामांकन के जरिए जहां एनडीए का शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश भी की है। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्वांचल के जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। पैनल में कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत राकेश सिंह यादव जी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जी भी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आपका भी स्वागत है। और ब्रेक के बाद हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आदर्श कुमार जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। पहला सवाल अतुल यादव जी आपसे ही, क्योंकि वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है। काशी के मौजूदा सांसद और बीजेपी के उम्मीदवार पीएम मोदी ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पीएम ने कहा कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में भी नई ऊर्जा और शक्ति के साथ अपने संसदीय क्षेत्र के विकास और जनता जनार्दन के कल्याण में जुटे रहेंगे। मतलब
काशीवासी इस बार भी उन्हें अपना सांसद बनाने जा रहे हैं। इस बात को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? अतुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अतुल जी, आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। सवाल सुना आपने मेरा? जी, मैंने आपका सवाल सुना। तो जवाब दे दीजिए, आवाज आ रही है तो। मैंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जो हो रहे हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नामांकन किया, लेकिन जो इस बार आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में घिर गए हैं। बनारस में घिर गए हैं तो वो शक्ति प्रदर्शन जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि अपने अपने मतलब मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं, यानी कि डर और भय का माहौल है उनके अंदर। तो ये भय का माहौल है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है वहां पर इस बार जो है जीतेगी। और जो हमारे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से घिर गए हैं, और इस बात को प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से घिर गए हैं, लेकिन वो बस इसे दूसरे अर्थों में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जनता के प्यार और आशीर्वाद से घिर गए हैं। देखिए, जनता का जो प्यार है इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है। अगर आप पूर्वांचल में बात करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होने के लिए जो युवा लालायित रहता है, तो अग्निवीर व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई? उनको 4 साल में कौन रिटायर कर दे रहा है? तो ये सारे जनता देख रही, युवा देख रहा है, बेरोजगार देख रहा है। पूर्वांचल में तो सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं। आप पूर्वांचल के विषय में पता चले। अब तो ये स्पष्ट हो गया है ना। पहले तो क्योंकि कहा जा रहा था कि 75 साल के बाद अब मोदी जी भी रिटायर नहीं होने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भी हो सकता है कि अग्निवीर योजना जो 4 साल के लिए लाई गई थी उसको और आगे बढ़ा दिया जाए। देखिए जो जनता है ना, इस बार मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलने वाला है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, 80 की 80 सीटों पे जीतने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वहां शक्ति प्रदर्शन कितना भी कर लें, लेकिन जनता इस बार उनको जवाब देगी और बनारस की जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। अब ये चुनाव वहां पे इस प्रकार से होगा कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वहां पे हार इस वक्त निश्चित है। अच्छा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। मैं आऊंगी वापस आपके पास, लेकिन राकेश सिंह यादव जी, बीजेपी कह रही है कि गंगा की लहर, काशी की डगर इंडी गठबंधन के लिए आसान नहीं है। यहाँ से अजय राय की नैया पार नहीं होने वाली है। पिछली बार की तरह वो फिर से मझधार में ही फंसे रहेंगे। देखिए, अगर इंडी गठबंधन को खतरा होता तो प्रधानमंत्री जी इतनी ताकत वहाँ लगाने के लिए नहीं आते, यानी उनको इससे खतरा है। इंडिया गठबंधन 12 मुख्यमंत्री, 18 कैबिनेट मंत्री आपने बुलाया, इतना बड़ा शो आयोजित किया, जबकि वो तो कैप्टन है, वो तो पूरे देश में चुनाव लड़ा रहे हैं। तो उनको अपने मैदान पे इतनी बड़ी टीम की आवश्यकता नहीं थी। वो तो अकेले भी जा सकते थे, क्योंकि जनता का बहुत समर्थन है, वो खुद बोल रहे हैं। तो क्या जरूरत है कि इतना बड़ा शो आपको करना पड़ा? तो कहीं ना कहीं मन में डर है, मन में खोफ है, पहली बात। दूसरी बात, इतना बड़ा शो करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी के आश्वस्त थे कि देश में सबसे ज्यादा मतों से वो जीत पाएंगे। क्या गारंटी है? ये 12 मुख्यमंत्री और 18 कैबिनेट मंत्री। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या उनकी लोकप्रियता कम है कि वो सबसे बड़े सांसद, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद नहीं बन पा रहे हैं? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि अगर वो इतने लोकप्रिय हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, तो सबसे ज्यादा मत तो उनको मिलना चाहिए वाराणसी से। बाकी पार्टियों को तो मत ही नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा पिछली बार भी नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ, 14 में भी नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ, वो शायद 24 में भी नहीं होगा। तो इसका साफ अर्थ है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी अब ये डर, ये खौफ आ गया है कि अगर ये सारा प्रदर्शन नहीं किया गया तो आने वाले जो चरण है उसमें बीजेपी और डाउनफॉल पे जाएगी। ठीक है, मैं जरा शाही जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। ठीक है यादव जी, वापस से आपके पास आऊंगी, शाही जी से जवाब ले लेती हूँ। शाही जी, ये कह रहे हैं कि पीएम को खतरा था, इसी वजह से इतनी बड़ी टीम को आज नामांकन के वक्त बुलाया गया। और जिस तरीके से अखिलेश यादव कल कह रहे थे कि जिनके मन में खोट उनको नहीं मिलेगी एक भी वोट, वही बात अभी राकेश सिंह यादव जी भी दोहराते हुए नजर आए। ये अखिलेश जी ने सही कहा। इंडिया अलायंस के लोगों के मन में खोट है, उनको नहीं मिलेगा वोट है। वो स्पष्ट रूप से अपनी बात दूसरे के मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी कल का जो विहंगम दृश्य देखने को मिला, उससे इंडिया अलायंस के लोग थरथरा गए हैं।
इस समय स्थितियां इनकी एकदम बिगड़ चुकी हैं। आपके अभी रिपोर्ट में बताया गया 26 नहीं, अगल बगल की 40 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ता है। बिहार की, यूपी के, मध्य प्रदेश के और जो है वहां पर बगल में वो झारखंड है। तो सबके ऊपर चुनाव हो गए। अरे भाई उनको कंप्लीट करने दीजिए, यादव जी कंप्लीट करने दीजिए। हाँ ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए। आप थोड़ा धैर्य रखिए यादव जी। जो चुनाव हो गए उसमें हमको बहुमत मिल चुका है, देश ने हमको बहुमत दे दिया है। अभी आने वाले दिनों में देखिए हम 400 पार कहां तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, ये आप लोग कल विहंगम दृश्य देखा हम लोगों ने, ये कि मस्जिद के ऊपर खड़े होकर हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी मोदी जी का स्वागत किया, फूल बरसाए। यही इंडिया अलायंस के लोगों को, जो कि हिंदू मुस्लिम की खाई बनाते हैं कि मोदी आएगा तो मुस्लिम को काट देगा, भाजपा आएगी तो मार देगी, ये उनके साथ नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें कल देखने को मिली। सारे धर्म के रास्ते टूट गए, वो सब बंधन, और कल लोगों ने आरती तक उतारी, वो विहंगम दृश्य देखने को मिला। यही 2019 में भी हुआ, कहाँ थे ये लोग? यही 2014 में भी रोड शो हुआ था, फिर भी उसी तरीके से अपार जन समूह समर्थन। भाई एक तो इन लोगों ने भी किया, इनके यहाँ तो लोग जुटे नहीं। रायबरेली में भी तो कई प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलाए गए थे, भीड़ ही नहीं थी वहाँ। कई प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, ये लोग नहीं बना पाए। तो अब स्थितियां इनकी है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में 2% वोट ही बचा है कांग्रेस का, तो समाजवादी पार्टी के सहारे यहाँ पर हैं ये लोग। लेकिन इस बार एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, और भरोसा न होने का कारण मैं दे रहा हूँ आपको। तेज प्रताप यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, भाई अपनी चाचा के लड़के थे, चचेरे भाई थे, भतीजा थे, जो भी थे, उनके ऊपर भरोसा नहीं था अखिलेश जी को, खुद स्वयं लड़े वहाँ। रायबरेली से, अमेठी से तो एक बात बताइए ना शाही जी, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ। आप अखिलेश यादव की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को किसके ऊपर भरोसा है? वो भी तो पूरे देश में अपनी ही गारंटियों की बात करते हैं, सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, बाकी किसी को आगे आने दे रहे हैं क्या? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। उनको पूरे 140 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है, और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। हमारे संकल्प पत्र में 370 था, हटाया। राम मंदिर था, बना। 3 तलाक था, हटा। ये यूसीसी लागू हुआ, सीए लागू हुआ, ये हमारे संकल्प पत्र में था, गारंटी थी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं इस पर जरा जवाब ले लेती हूँ। अभी आपने सुना शाही जी कह रहे हैं, अतुल यादव जी, कि अखिलेश यादव को किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है। त्यागी जी, जो समाजवादी पार्टी की जो इस बार स्ट्रेटजी रही ना, उसको भारतीय जनता पार्टी ना समझ पाई है, ना समझ पाएगी। बलिया तक के चुनाव तक की बात कर रहा हूँ, 1 जून वाला जो होने जा रहा है। और रही बात, ये हमारी रणनीति थी कि हम कैसे क्या चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे रणनीतिकारों का हिस्सा है। कन्नौज से कल चुनाव हो चुका है, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी लाखों वोटों जीतने जा रहे हैं वहाँ। अब रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी ये कह रहे थे कि मंदिर, ये दुनियादारी, ये बताएं कि 100 स्मार्ट सिटी कहाँ दिख रही हैं, 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिया गया या नहीं दिया गया, महंगाई पर बात क्यों नहीं करते हैं, महंगाई और डीजल पेट्रोल की बात ये क्यों नहीं करते हैं। रही बात ये, जो मुद्दों से क्यों भटक गए हैं। अगर मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, देश में 5 वर्ष में चुनाव हो रहा है, और अपने जो जनता जो है जो जनता है वो हर चीज जानना चाहती है। अब मुद्दों से क्या रेशु त्यागी जी, आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, बताएं मुद्दों पे चुनाव की मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं। रही बात चुनाव की, जो इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति, लोकतंत्र में संविधान बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र में जो जिन्होंने कहा 4 सीटों, अगर इनके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हम मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो पाएगा, यानी सफाई देनी पड़ गई। और सफाई क्यों देनी पड़ गई, ये सोचने की विषय है, ये सोचने प्रश्न है कि नहीं है। एक चीज, 100 स्मार्ट सिटी किसी शहर की दिखा दे। और रही बात, जो ठीक है सर, आप अधिकतर हर दिन ही डिबेट में बैठते हैं, और जो बातें अभी आप कह रहे हैं, इन बातों को आप करीब रोज ही दोहराते हैं, और इन बातों को रोज हम भी सुनते हैं, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी इन बातों को भरी भांति समझ गए हैं जो आप कहना चाहते हैं। लेकिन आप भी देखिए विपक्ष में हैं, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, तो आपको भी तो जनता के बीच जाना चाहिए ना, इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उन वादों को बीजेपी ने पूरा नहीं किया। अगर बीजेपी इतनी ही नकारा है तो आपको भी जनता के बीच जाना चाहिए। सिर्फ डिबेट में बार बार इन मुद्दों को
उठाने से क्या आपको लगता है कि तमाम जनता तक आपकी बातों को आप सही से पहुंचा पा रहे हैं? ठीक है, ये एक माध्यम जरूर है, लेकिन आपको डोर टू डोर जाना चाहिए ना, जिस तरीके से बीजेपी के नेता जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी आधिकारिक ड्यूटी लगी हुई थी, मैं कन्नौज से अभी वापस पहुंचा हूँ और मैं लगातार अपने क्षेत्र में जनता के बीच में जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगी, मतलब मुझे पार्टी की तरफ भेजा गया था, ड्यूटी का मतलब पार्टी की तरफ भेजा गया था, जन जन तक हमने अपनी बात रखी, गाँव ठेठ गाँव में मैं गया और अब जनता को हमने समझाया। जनता जो है परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, जनता हमें हमारे पक्ष में मतदान कर रही है, हम जनता का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जनता ने स्टार्ट किया, भारतीय जनता पार्टी के उस दिन से हवा जो इनके चेहरे से हवाइयां भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही जब इनके मतदान होने लगा, इनके चेहरे की हवाइयां उतरी हुई हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी साइकिल में तो हवा फुल है ना, इस बार कितनी स्पीड से दौड़ेगी? हमारी साइकिल जनता के, जब इन्होंने पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया तो साइकिल सलपट दौड़ रही है, साइकिल चले जा रही है। ठीक है, शाही जी कुछ कहना चाह रहे थे। शाही जी। जी देखिए रेशु जी, 2012 से 17 तक ये लोग रहे और 14 तक तो केंद्र में भी रहे ये लोग। 17 में जनता ये समझ नहीं पाई, जबकि इन्होंने नारा दिया काम बोलता है, इन्हीं का नारा था, लेकिन जनता को समझ में नहीं आया। 17 से 22 का दौर आया, बीच में 19 आया। 19 में ये लोग पूरी तरीके से 14 से 19 की हमारी बुराई करते रहे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं है, मंदिर की तारीख पूछते रहे, बहुत कुछ करते रहे वो लोग। लेकिन 19 में जनता ने हमको जिताया, इनको दूर रखा वहां से। ये उस समय जो है कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन हुआ था, और कांग्रेस कह रहे हैं उसके बसपा के साथ बेमेल गठबंधन था। और माननीय मुलायम सिंह जी, जिनको मायावती जी भरपूर गाली देती थी समाज में कि हमारे ऊपर अटैक कराया, ये हुआ, जो मुकदमेबाजी हो रही थी, वो मायावती जी मैनपुरी में चुनाव प्रचार करने गई, 90,000 की मार्जिन से जीत पाए माननीय मुलायम सिंह जी जैसे बड़े नेता मैनपुरी। 19 में ही डिम्पल यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ी और 12,000 वोट से हार गई। एक छोटे से कार्यकर्ता ने हरा दिया, यानी कि अखिलेश जी वहां भी हारे हमसे। तो जनता ने नकार दिया इनको उस समय। वही हो हल्ला करते हुए ये 22 में आए। 37 सालों का रिकॉर्ड जनता ने तोड़ दिया और योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। सड़क पर ये कहीं है नहीं, सिर्फ टेलीविजन चैनल पर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई जनता देख रही है, रुक जाइए थोड़ा सा, अपने टाइम पर बोलिएगा। जनता देख रही है। नहीं, आप इस बात को तो नहीं कह सकते कि सड़क पर नहीं है शाही जी, क्योंकि सड़क पर जितने राहुल गांधी रहे हैं पिछले 2 से 3 साल के भीतर हमने देखा है, जितनी पदयात्रा उन्होंने की है, जितनी सड़क उन्होंने नापी है, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं नापी। सर रेसू जी, देश में बड़े लोग मैराथन भी करते हैं 10,000 किलोमीटर की, 10,000 किलोमीटर। नहीं तो आप इस बात को नहीं कह सकते ना कि इन्होंने सड़क नहीं नापी है। राहुल गांधी देखिए उन्होंने कि कितना वो पैदल चले हैं, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, और जनता के बीच वो गए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं गए, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात सर शाही जी, ये बात जरूर है कि जो जनता उनके पीछे चलती है वो वोटर्स में तब्दील नहीं हो पाई है। ये कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को खोजना पड़ेगा। और इस पर मैं जवाब यादव जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ये तो हमने देखा कि राहुल गांधी जब भी चलते हैं उनके पीछे बड़ी संख्या में लोग चलते हैं, और कितनी उन्होंने पैदल यात्रा इन 2 से 3 साल के भीतर की है, चाहे भारत न्याय यात्रा को लेकर बात की हो या अन्य यात्राओं को लेकर बात। लेकिन हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें भी हमने नतीजे देखे, तेलंगाना को छोड़कर जो बाकी हिंदी पट्टी के राज्यों में जो नतीजे आए वो आपके फेवर में नहीं रहे। सर क्या कारण है कि राहुल के पीछे जो भीड़ चलती है वो वोटर्स में तब्दील नहीं हो पाती है? देखिए, सबसे पहले तो जो अहंकार और घमंड में बीजेपी के प्रवक्ता मैराथन जो दौड़ने वाले खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हैं, उसको उनको विचार करना चाहिए कि ऐसे शब्द ना बोलें, देश के खिलाड़ियों का अपमान ना करें। मैराथन वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उसमें बुद्धि है, वो भी पढ़ा लिखा है। अब रहा सवाल, आप राहुल गांधी जी की जो बात कर रहे हैं, जब देश में नफरत का बीज इतना अंधेरा हो, तो इतना हिंदू मुस्लिम हो, उसको समाप्त करने में मंथन करना पड़ता है, और मंथन में अमृत निकलने में निश्चित समय लगता है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ बहुत समझदारी से बोला जाता है और फैलाया जाता है। तो कांग्रेस के जो सिद्धांत रहे हैं या इंडिया गठबंधन के जो सिद्धांत रहे हैं, सबसे पे आधारित है, झूठ पे नहीं। वो कम नहीं फैलाते, वो ये नहीं बोलते कि हम मंगलसूत्र तुम्हारा कोई छीन लेगा, तुम्हारे 2 घर हैं तो एक घर पे मुसलमान कब्जा कर लेंगे,
घुसपैठिए आएंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। ये कांग्रेस के सिद्धांत नहीं है, इंडिया गठबंधन के सिद्धांत नहीं है। ये किसके सिद्धांत है, नाम लेने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है। क्यों ऐसी बातें बोले जा रही हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अब खतरा है। 2 बार की टर्म में जो चुनाव जीते हैं, अब कॉन्फिडेंस नहीं है कि वैसी सीटें आ पाएंगी, वैसी स्थिति रहेगी। जब घबराता है व्यक्ति तो निश्चित तौर पर अपने पक्ष से भटक जाता है। 9 साल की उपलब्धि बताने की जगह अगर आप ये बताते हैं कि आपका मंगलसूत्र खतरे में, आपकी प्रॉपर्टी छीनेंगे, 2 गाड़ी होगी तो 1 गाड़ी मुसलमान ले जाएंगे, अगर ये बोली जाती है मन से चीजें, तो स्पष्ट होता है कि देश में आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जो मतदान प्रतिशत है, जो लोगों से फीडबैक आए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खतरे में। उसका सबूत है कि 12 मुख्यमंत्री और 18 कैबिनेट मंत्री वाराणसी में एकत्रित किए गए, एक शो किया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि बची हुई जो 2 चरण है उससे कुछ कर गया है, वरना इसकी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि प्रधानमंत्री तो चाहते ही नहीं किसी को साथ में खड़ा करना, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते, किसी को आगे भी नहीं बढ़ाते। पिछले 9 साल में आपने देखा है उनके साथ में कोई बराबरी से खड़ा भी नहीं होता, ना प्रेस से कभी वो इंटरव्यू करते हैं, ना कभी सार्वजनिक तौर पे वो कभी उससे मिलते हैं। अब ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता का ये बोलना कि विपक्ष दिख नहीं रहा है, विपक्षी तो दिख रहा है जनता के बीच, विपक्षी तो सड़कों पे है, विपक्षी तो लोगों से मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी तो कहाँ मिलते हैं, वो तो अपनी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। टीवी पे उनके प्रायोजित इंटरव्यू प्रसारित होते हैं, जिसमें चाय और कॉफी वो पीते रहते हैं और विचित्र बातें सुनाते हैं या मन की बात सुनाते हैं। तो देश इनसे थक चुका है। देश अब चाहता है कि जो घोषणाएं की थी उसका क्या हुआ, उसका जवाब चाहता है। रोजगार की कोई घोषणा वो कहाँ गई, कुछ होगा या नहीं होगा, नोटबंदी से क्या लाभ हुआ, जीएसटी आपने जो लागू करी उससे देश की कितनी तरक्की हुई। ठीक है सर, जो अभी आपने सवाल यहाँ पर जो सर आपने कहे हैं यहाँ पर, मैं शाही जी से पूछूंगी, लेकिन ठीक है सर, मैं आऊंगी शाही जी के पास बाद में आऊंगी, क्योंकि अतुल यादव जी को कहीं कुछ जाना है, तो उनसे अंतिम सवाल मेरा यहाँ पर। अतुल यादव जी, वाराणसी में 7वें चरण में मतदान है और पूर्वांचल से लगे बिहार की 8 सीटों पर भी मतदान 7वें चरण में है। ये वो सीटें हैं जो वाराणसी से चंदौली होते हुए बिहार में शुरू होती हैं और एक तरीके से यूपी की उन 13 सीटों से लयबद्ध जुड़ी हैं, जहां 7वें चरण में चुनाव है। बिहार और यूपी दोनों को एनडीए साध रहा है। यूपी बिहार की इन लोकसभा सीटों के लिए इंडी गठबंधन की क्या कुछ रणनीति है इस बार? देखिए, हमारे सभी नेता अभी वहां पे चुनावी जनसभा करने वाले हैं, संयुक्त रूप से भी जनसभा करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसके झूठ जो वो बोलती चली आ रही है, जनता उनके झूठ को पकड़ चुकी है। उनको पता है कि ये जनता, ये जुमलेबाज पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, परिवर्तन, अब जनता परिवर्तन के मूड में आ चुकी है और जनता इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। और जब जनता इनको पसंद नहीं कर रही है तो ये मुद्दों से भटक चुके हैं। और मुद्दे जनता जानती है कि देश में जो बेरोजगारी है कैसे दूर होगी, लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई कम हो और अन्य चीजों पे जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये इनके जुबान से गायब हो चुके हैं। इनके किसी भी नेता के द्वारा अपने मंचों से इन बातों को नहीं रखा जा रहा है। अब जब नहीं रखा जा रहा है तो जनता जान चुकी है, जनता अपना मन बना चुकी है। इस बार देश में परिवर्तन होने जा रहा है। 4 जून को आप रिजल्ट देखेंगे। जो पूर्वांचल में जहाँ पे है वहाँ इंडिया गठबंधन सबसे मजबूत है, समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत है। और हमारे ठीक है, ये दावा तो हर पार्टी करती है कि हम हर जगह की बात करते हैं कि हम इस सीट पर सबसे ज्यादा मजबूत हैं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत हैं, हम पूर्वांचल में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन मजबूत कौन है और जनता ये मजबूत बनाती है पार्टियों को, तो ये तो 4 जून के जो नतीजे आएंगे उसी में तय हो पाएगा सर कि जनता ने इस बार किसको मजबूत बनाया। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, तो पूर्वांचल के रण को लेकर कर रहे हैं हम चर्चा। और एक और विशेष अतिथि हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आदर्श कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भी आदर्श कुमार जी। और इससे पहले जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे शाही जी, जिन बातों को कह रहे थे राकेश सिंह यादव जी और इससे पहले अतुल यादव जी, उन बातों का जिक्र करते हुए यहाँ पर जवाब तो दीजिएगा ही। इसके साथ ही सर ये भी बताइए कि पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी के पूर्वांचल की 5 सीटें आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर में आपको हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में अब की बार पूर्वांचल में हारी हुई 5 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने की बात तो कर रही है, पर इन सीटों को लेकर इंडी गठबंधन कह रहा है कि 5 जो सीटें आपने हारी थी वो तो हारेंगे ही, पूर्वांचल की 26 सीटों पर आपका डब्बा इस बार गोल हो जाएगा। रेशु जी, देखिए, पिछली चुनाव में जो है हम 14 सीटें जो हारे थे, हम चुनाव हारने के बाद
तुरंत काम उस पर शुरू हो गया था दोबारा, और उस पर हमारी मेहनत शुरू हो गई थी, और विधानसभा चुनाव के बाद और दोबारा मेहनत और बढ़ गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी पहले हम लोगों ने फोकस किया जो हारी हुई सीटें थी। और किसी भाई वो कारण होता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ने हमको वहां पर समर्थन नहीं दिया। बाद में हमको आजमगढ़ हम जीते, रामपुर हम जीत गए वहां से। तो अब जो सीटें हमारी हारी हुई थी उन पर हम फोकस किए हुए हैं, जनता के बीच में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर बूथ अध्यक्ष तक, पन्ना प्रमुख तक वहां पर मेहनत कर रहे हैं, और हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है जो उन हारी हुई सीटों को फिर से जीतना है। तभी हमने 80 में 80 का नारा दिया है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो सुशासन है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में जो बढ़ती हुई जो है एमएसएमई की जो व्यवस्थाएं हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से हटाकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो आज उत्तर प्रदेश चतुर्दिक बढ़ता जा रहा है। आज सबसे ज्यादा इस समय एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। हाईवेज हमारे तो बन रहे हैं, वाटरवेज चालू हो चुका है हमारे यहाँ, एयरवेज देखिए 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। अभी आपने हाईवे को लेकर बात की, तो मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी सर, क्योंकि हाईवे की आप बात करते हैं तो इस बात से भी विपक्षी गठबंधन को हमेशा आपत्ति रही है कि अगर हाईवे बने हैं नितिन गडकरी जी की वजह से बने हैं, नितिन गडकरी तक को क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नहीं देते हैं। ये जो है विपक्ष, देखिए विपक्ष कहीं खोजता रहता है कि कहीं कोई चीज मिले जो हम आरोप लगा दें। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। तो जब हमारे यहाँ बन रहा, हम विकास कर रहे हैं, हाईवेज बने हैं उत्तर प्रदेश में, गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश सरकार बनाई है, हम जो है शामली तक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, वो मेरठ मुरादाबाद जो है केंद्र सरकार से मिलकर बना है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार भी बना रही है, यूपीडा बना रही है, और केंद्र सरकार में हमारी सरकार है। अब क्रेडिट किसको दिया जाए? क्या मंत्री जो है अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी थोड़े ही है उसके, नितिन गडकरी जी है ना। तो क्रेडिट देने और अपने आप क्रेडिट चला जाता है, हर व्यक्ति जानता है। तो ये एक इन लोगों की वो प्राणवायु निकालने की बात होती है कि अब किसमें, अब उसमें रंग में रंग, जो काले में काला जो पहले खोजा जाता था ना, वही खोजने की बात करते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास न मुद्दे हैं, न तथ्य है, न तर्क है, सबका अकाल है, अभाव है। ठीक है, न मुद्दे हैं, न तर्क है यादव जी, न तथ्य हैं, आपकी पार्टी में सबका अकाल पड़ गया है, क्या कहेंगे? शाही जी कह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था, अगर ऐसी बात होती तो नितिन गडकरी का जो टिकट है वो पहले लिस्ट में फाइनल होता, इतना आखिर तक उनको रोका ना जाता। राहुल गांधी जी का भी देश के सामने। तो राहुल गांधी जी तो बड़े नेता इसलिए हुआ, नितिन गडकरी जी को बड़ा नेता मानते हो मोदी जी? आप छोटे नेता है क्या? मोदी जी से बड़ा नेता मानते हो आप? नहीं, राहुल गांधी मान लेंगे कि उनका आखिर में टिकट हुआ, ये बोलेंगे भाई आप प्रवक्ता पद से भी चले जाओगे। 23 तारीख को पर्चा दाखिला का अंतिम दिन है, मुझे बोल रहे हैं, आपने बोल लिया। ठीक है, शाही जी उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, शाही जी कंप्लीट करने दीजिए उनको पहले, उसके बाद आप बोलेगा जी। यादव जी, यादव जी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है जी। मेरा ये कहना है कि अगर ये जो बात की मैंने बोली थी वो नितिन गडकरी जी वाली, कि अगर उनको मोदी जी पसंद करते तो पहली लिस्ट में उनका नाम होता, उनको तो दरकिनार किया ही जाता है। लेकिन उसके साथ आप देखेंगे कि इन सब जितने भी अभी गिना रहे थे, जितने भी हाईवेज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, उनमें कंपनियां कौन सी हैं वो भी एक बार गौर कर लीजिए। कितनी गुजरात की कंपनी है, वो कितना भ्रष्टाचार है, उसका विरोध करते हैं नितिन गडकरी, लेकिन उनकी कोई चिंता नहीं है। कई जगह विरोध करा, इसलिए दरकिनार किए जाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है जो देश के सामने धीरे धीरे आने लगा है। लोगों को पता चलने लगा है कि हर जगह जहाँ काम ऐसा होता है वह गुजरात की ही कंपनी क्यों आती है, हर जगह ऐसा भ्रष्टाचार रहता है गुजरात की कंपनी ही क्यों मिलती है। क्या देश में अन्य राज्यों में कंपनियां नहीं है? क्या साउथ की कंपनियां नहीं है? क्या बॉम्बे की नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये सोची समझी रणनीति है, वो उसका श्रेय किसी मंत्री को नहीं देना है, उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी को लेना। एक्सप्रेस वे बने वो, शौचालय बने वो, मुख्यमंत्री को भी श्रेय नहीं दिया जाता। योगी जी भी उनके लिए खतरा है, उनको भी साइडलाइन रखा जाता है कि कहीं उनका चेहरा ना आ जाए, कहीं उनका प्रमुखता से नाम ना लिया जाए। ये तानाशाही होती है, और ये देश ये तानाशाही के विरुद्ध है। देश में आज भी लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं है ज्यादा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, उनकी तानाशाही के खिलाफ।
और उसका विरोध लगातार हर चरण में हमें देखने को मिला है, चाहे मतदान प्रतिशत हो चाहे वहां का रुख हो, और इसका नतीजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका भी अब ऐसी गले की हड्डी बन गई है कि कोई नतीजा नहीं हुई। अच्छा ठीक है, शायद जी आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, मैं जवाब जरूर आपसे लूंगी, लेकिन हमारे साथ आदर्श कुमार जी भी काफी देर से इस डिबेट में हैं। पहले जरा उनसे चर्चा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस से आपके पास आऊंगी। आदर्श जी, नामांकन से एक दिन पहले काशी में रोड शो और रैली कर पीएम मोदी ने पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों पर ओबीसी और दलितों का प्रभाव अधिक है। पिछड़ा इलाका होने के बाद भी पूर्वांचल में बिरादरी फर्स्ट, दल सेकंड और मुद्दा लास्ट है। यहाँ की राजनीति में हर सवाल का जवाब जाति ही है। इन 26 सीटों का किस तरीके से आप विश्लेषण करना चाहेंगे? देखिए, इस बार जो 26 सीटें हैं, मैं ये मानता हूं कि ये लोकसभा चुनाव जो है ये 2014 से अलग है, 2019 से अलग है, क्योंकि समीकरण में भारी अंतर है। और इस बार जो आप देख रही होंगी कि कोई भी पार्टी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पहले ये देखने में आ रहा था कि इंडी गठबंधन जो है काफी सुस्त रफ्तार से जो है चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे चुनाव के चरण बढ़ते जा रहे हैं और पूर्वांचल की जो 26 सीटें हैं उसमें अलग अलग जातियों का जिस तरीके से प्रभुत्व है और उसमें जो स्थानीय नेताओं की जिस तरीके से मदद ली जा रही है, क्योंकि हर पार्टी को पता है कि अगर कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है, अगर जनता का वोट हासिल करना है, तो जो स्थानीय नेता है उन्हें अपने भरोसे में लेना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा आगे चल रही है और मोदी जी के आगमन से जो है निश्चित तौर पर जो है मोदी जी एक लहर पैदा करने की कोशिश करते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार का जो सिचुएशन है, इस बार की जो स्थिति है, वो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कांटे की टक्कर है, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो है बिना कुछ किए बेड़ा पार हो रहा है। सबको संघर्ष करना पड़ रहा है और बीजेपी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से होकर के जाता है और यूपी की जो 80 सीटें हैं उसमें पूर्वांचल की जो 26 सीटें हैं ये काफी मायने रखती है। यहाँ पर जो दलितों का गठजोड़ है, जो पिछड़ी जातियों का गठजोड़ है, तो सबको साधने की कोशिश होती है और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार लगे हुए हैं। देखिए ना कि सबको, आदर्श जी, सबको साधने की कोशिश तो आज नामांकन के दौरान भी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में जहां एनडीए के कई महारथी नजर आए, वहीं सबसे अधिक ध्यान खींचते दिखा प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक है, क्योंकि पीएम मोदी के नामांकन के लिए इस बार पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर को प्रस्तावक बनाया गया है। पीएम मोदी के प्रस्तावक चुनने में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को और अधिक लाभ मिल सकता है? देखिए, प्रस्तावक के तौर पर बस ये संदेश देने की कोशिश होती है कि हम सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलते हैं। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये 1-2 दिनों की खबर होती है, उसके बाद जो है इसका इम्पैक्ट नहीं रहता। लेकिन हाँ, प्रतीक के तौर पर जरूर इसका इस्तेमाल होता है। ये दिखाने की कोशिश होती है पार्टी की तरफ से, या अगले दिन अखबारों में चर्चा होती है कि अच्छा पीएम मोदी के प्रस्तावक कौन थे, तो उसमें ये बात सामने आती है कि उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की है, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश की है। लेकिन प्रस्तावक तक बात नहीं है, वो वैसे भी कार्यकर्ताओं का जब वो गठन करते हैं, कार्यकर्ताओं को जब एकजुट करते हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं, या उनके पार्टी के जो भी प्रचारक है इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें समाज का कोई वर्ग अछूता न रह जाए, क्योंकि सबके वोट की कीमत बराबर है। और ये बात जो है चुनाव में हर बार जो है हर पार्टी ध्यान में रखती है, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरा डेटा है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके से हमेशा से करती आई है। अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है कि वो किस तरीके से चुनाव की तैयारियों को या चुनाव प्रक्रिया में किस तरीके से शामिल हो, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इस मामले में काफी परिपक्व हो चुकी है। इसलिए
ये जो है संदेश देने की कोशिश तो है ही, और इसका प्रभाव जो है निश्चित तौर पर जो है ये पूरे पूर्वांचल में पड़ेगा। और ठीक है, पूर्वांचल को लेकर कई और बिंदु हैं जो इनको लेकर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे आदर्श कुमार जी। लेकिन शाही जी, इससे पहले जिन बातों को कह रहे थे राकेश सिंह यादव जी, क्योंकि कई सवाल यहाँ पर उन्होंने उठाए, गुजरात की कंपनी को लेकर उन्होंने उठाया, इसके साथ ही योगी जी और इसके साथ ही नितिन गडकरी से डरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कहीं ना कहीं उन दोनों को वो अपने लिए खतरे के तौर पर देखते हैं। अभी जैसा कि कह रहे थे यादव जी, इन बातों पर आप जवाब देना चाहते थे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों के पास तर्कों और तथ्यों का अभाव है। चलिए, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने माना तो कि यहाँ पर एक हाईवेज बन रहे हैं, माना इन्होंने, कंपनी बाद में आती है लेकिन माना इन्होंने, तो ये इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में और देश में विकास हो रहा है। अब आता हूँ कंपनियों पर। हमको लगता है कि जो है राकेश जी को पता नहीं है कि कौन सी कंपनियां हैं। एक एक रोड में 6-6, 7-7 कंपनियां लगी हैं, जिसमें 3-3 तो यूपी की हैं। मैं नाम बता देता हूँ, एप्को है, पीएनसी है, ये सब यूपी की कंपनियां हैं। कहाँ गुजरात की कंपनी है? इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस ऐसे बोल देना है इन लोगों को। अब रही डर की बात, तो डर तो परिलक्षित होता है कि जीजा जी जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं आते हैं अमेठी, वहां पर बैनर पोस्टर होर्डिंग लगवाते हैं और आप लोगों के सभी चैनलों पर चीख कर बोलते हैं कि यहाँ की जनता चाहती है कि मैं लड़ूं चुनाव, लेकिन वहां से उनके बैनर पोस्टर उतरवा दिए जाते हैं और उसके बाद वहां उनके परिवार के जो है एक पीआरओ को चाहे राजनीति मतलब उनके संचालक को दे दिया जाता है टिकट। वहां क्या डर था उनको? राहुल जी को कोई डर था क्या? स्मृति ईरानी जी जब चैलेंज देकर बुलाती हैं तो डरो नहीं का नारा देने वाले, ठीक है ना, अगर टिकट दे देते तो फिर आप परिवारवाद की बात करते हैं। भाग राहुल भाग वायनाड से भाग के यहाँ आए और अमेठी जाने की हिम्मत नहीं, रायबरेली चले गए। तो डर इस बात को कहते हैं कि कौन डरता है कौन नहीं डरता है। डरो नहीं का नारा देते हैं कि जो डरेगा वो हमारे साथ नहीं रहेगा। अपने भाग गए स्मृति ईरानी जी के डर से, जीजा को वोट नहीं दिया। जीजा को अगर लड़ा दिए होते तो क्या बुराई थी उनके में? वो तो बेचारे चीख कर कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं लड़ना, अभी भी कह रहे हैं कि हम राज्यसभा से जाएंगे। उनके अंदर नेता बनने की ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। यादव जी, शाही जी कह रहे हैं कि ना जीजा को टिकट दिया, और बीजेपी के अन्य नेता भी इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि ना जीजा को टिकट दिया ना दीदी को टिकट दिया, दीदी को तो सिर्फ एक सारथी बनाने का कार्य कर दिया है राहुल गांधी की। देखिए, मैं जवाब वहीं से दे देता हूँ। जिन 3 कंपनियों के नाम गिना रहे थे, शायद उनको नॉलेज नहीं है कि तीनों कंपनी में जो स्टेक लगा हुआ है गुजरात की कंपनियों का। ये डॉक्यूमेंट निकाल कर देख लें, उसके बाद ऐसे बयान दिया। अरे भाई, यहाँ लखनऊ में मालिकों का नाम बता, चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सत्य सत्य रहता है। आपको पता है कौन है? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो सत्य सत्य रहता है। क्या चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार का हाईवे बन रहे हैं तो वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। गुजरात के बहुत सारे चोर वहाँ है कंपनी में, तो वही रहेगा। जानकारी कंपनी वाले अगर चोर है तो चोर ही कहलाएंगे, नहीं चोर भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। चोर घूम रहे हैं, नेशनल हेराल्ड वाले जमानत पे चोर घूम रहे हैं, वो चोर है। चिल्लाने से क्या होगा? आपका सच पकड़ा गया, आपका झूठ पकड़ गया, आपने जो बोला झूठ क्या? अरे आप पता तीनों कंपनी में गुजरात का स्टेक है, एक रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। टेंडर कैसे मिले, टेंडर जब मिले हैं उसका रिकॉर्ड देख लें। मालिक का नाम बताइए राकेश सिंह यादव। अरे चिल्लाने से क्या होगा? शांति रखिए, घबराइए मत। करता हूँ, अगर मालिक का नाम कंपनी से चिल्ला रहे हैं उसकी मालिक का नाम बताइए। अरे भैया, तीनों गुजरात की कंपनी उसमें इन्वॉल्व है, तीनों टेंडर में जो नाम ले रहे हैं। आप चुप हो तो नहीं बता दीजिए। आप बता तो दिया, कितनी बार बताया, पूरी फाइल देख लेना आती है। चलो आगे सुन लीजिए। आप आज सवाल ये जो बातें कर रहे हैं पीएनसी के मालिक का नाम बताइए, अन्य चीजों की, वहाँ स्थिति अगर कांग्रेस तय करेगी या बीजेपी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा। अगर वहाँ हम ये मानते हैं कि जिनको टिकट दिया है अमेठी से वो सक्षम है स्मृति ईरानी से लड़ने को, स्मृति ईरानी को हम इतना बड़ा नेता नहीं मानते कि राहुल जी वहाँ जाकर लड़े। नितिन गडकरी को कौन से फेक और दूसरी बात, अच्छा, आप कह रहे हैं कि यादव जी, आप कह रहे हैं कि आप स्मृति ईरानी को बहुत बड़ी नेता नहीं मानते हैं। अगर वो बहुत बड़ी नेता नहीं थी तो राहुल गांधी कैसे उनके सामने हार गए?
भाग रहा देखिए, आर जी तो अटल जी महाराज सिंधिया के सामने हार गए थे, तो अटल जी छोटे नेता हैं। अटल जी फिर ग्वालियर लड़ने नहीं गए थे, तो भगोड़े हैं क्या? लखनऊ से लड़ने चले गए थे। अटल जी की हाइट कम हो गई, वो भारत रत्न नहीं है। फालतू बातें हैं ये तो अपने नेता की इज्जत नहीं करते हैं। अटल जी चुनाव हारे थे, तो इसका मतलब कि छोटे नेता हो गए। फिर वो सीट से नहीं लड़े, लखनऊ से लड़े, जीते। चलिए, वैसे भी देखिए सर, इस बार के चुनावों में, एक सेकंड सर, इस बार के चुनावों में बहुत सारे मुद्दे छाए हैं। इस बार के चुनावों में जो असली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गायब नजर आए। अब देखिए, मंचों से कभी मंगलसूत्र की बात होती है, कभी मुसलमानों की बात होती है, कभी जमीन को लेकर बात होती है, कभी मटन को लेकर बात होती है, कभी मछली को लेकर बात होती है। और अब जो चुनाव है वो छोटे नेता, बड़े नेता, इन पर आ गया है। तो कम से कम इन बातों को छोड़िए, लेकिन आप ये खोजने की कोशिश करिए कि आप उत्तर प्रदेश में पिछली बार सिर्फ एक सीट पर ही सिमट कर रह गए। इस बार जो अखिलेश यादव ने गठबंधन के नाते आपको जो सीटें दी हैं, उन पर कैसे आप जनता के बीच जाएं और उनमें समर्थन जनता का हासिल कर सकें, इस बात पर ध्यान देना इस वक्त बहुत आवश्यक है। यादव जी, आपने जितनी बातें बोली उसमें 10 बातों में से 9 बातें प्रधानमंत्री जी ने बोली, कांग्रेस ने नहीं बोली। ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। रहा सवाल आप कितनी सीटों पर जीतेंगे, कितनी सीट, 18 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। वहाँ गठबंधन के जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी कोशिश तो पूरी सीटें जीतने की है। लेकिन रिजल्ट हमारा यूपी में बहुत अच्छा आएगा और एक अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस वहाँ करेगी। बड़े नेता छोटे नेता की बात नहीं है, जो सच है वो बोला मैंने। तो सच कड़वा लग सकता है क्योंकि जो सत्ता में उनको लगेगा कड़वा, लेकिन सच तो सच ही रहेगा कि अटल जी वाली बात कोई झूठी नहीं है। तो आप उनको छोटा नेता नहीं बोल सकते। मैंने भी कोई गलत तुलना नहीं। ठीक है सर, मैं आप लोगों के पास वापस से आऊंगी। आदर्श कुमार जी, अब पूर्वांचल में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। अनुप्रिया पटेल की अपना दल लंबे समय से बीजेपी के साथ है। संजय निषाद की निषाद पार्टी भी बीजेपी को समर्थन दे रही है। इसके अलावा पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के आ जाने से साथ में क्या इन सीटों पर मुरझाए कमल को संजीवनी मिल सकती है, जिन 5 सीटों को पिछली बार हार गए थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनके पास जो वोट बैंक होता है वो काफी सीमित होता है। और हालांकि ये एग्जेजरेट करके, अतिशयोक्ति में ये दूसरे को बता करके, राष्ट्रीय पार्टियों को यह जता करके कि हमारे पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, ये अपना समीकरण साधने में सफल हो जाते हैं। और उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि बड़े दल से गठबंधन हो गया है तो इस तरीके से पार्टी को फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जरूरत नहीं होती। मेरा ये मानना है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अपने आप में सक्षम होती है। बस आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बल मिल जाता है कि अगर अलग समाज के नेता, अलग कोई क्षेत्रीय पार्टी है, उसके थोड़े बहुत कार्यकर्ता भी हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजों से जो है बल मिलता है और वो कई बार जो है परिणाम में एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन ये जितने भी छुटवैये नेता हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या कई सारे जो हैं, तो इन सब की अपनी कोई व्यक्तिगत बहुत ज्यादा नहीं है। ये अतिशयोक्ति पे आधारित पार्टियां हैं। हाँ, इनको साथ ले लेने से थोड़ा सा सहारा मिल जाता है कि वो अपने समुदाय के कुछ वोट या कुछ लोगों को एक बड़ी पार्टी से जोड़ देते हैं। तो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके और फिर ये चुनाव की रणभूमि में काम करते हैं, तो इससे बल मिलता है। तो ये इन समीकरणों में आपने देखा होगा कि ये जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, यही वजह है कि वो कभी इस दल के साथ, कभी उस दल के साथ गठबंधन में रहती है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा अपना प्रभाव नहीं होता। हाँ, जब ये बड़ी पार्टियों से मिल जाती है तब जाकर के जो है कोई कुछ कार्यकर्ताओं का सपोर्ट वो दूसरी पार्टी को सौंप देती है। तो ये है जी।
ठीक है, ये तो यहाँ पर शाही जी पूर्वांचल की 26 सीटों को लेकर बात हुई जो आदर्श कुमार जी यहाँ पर बता रहे थे, लेकिन शाही जी प्रधानमंत्री अपने चेहरे पर इस बार वोट मांग रहे हैं, अपनी गारंटियों की बात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल अब मंच से इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं और उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे, इसका मतलब लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब अमित शाह को वोट देना है। मोदी के रिटायर होने के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर भी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए, किसी के बाद कोई प्रधानमंत्री तो बनता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये बात वो व्यक्ति कह रहा है। एक तो जो चोरी भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल में बंद थे, किसी तरीके से बाहर आए हैं चुनाव प्रचार करने, फिर 1 तारीख को अंदर चले जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है जिसने अपने बेटों के हाथ पर रखकर, सर पर हाथ रखकर कसम खाया था कि हम जो है कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे, यानी उनसे समर्थन नहीं लेंगे, और फिर 1 हफ्ते के बाद ले लिया। नीली वैगन सबको याद होगी कि उसके हम ये नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, 45 करोड़ का शीश महल बनवा लिया, मर्सिडीज और पता नहीं रेंज रोवर से चल रहे हैं। तो वो व्यक्ति करे, देखिए एक कहावत कही गई, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया। तो वो पापियों का साम्राज्य है, पापियों के नेता हैं, चोरों के नेता हैं, उनके पूरी आधी से ऊपर पार्टी भ्रष्टाचार में बंद है, जेल में, और वो अगर ये बात करे तो जनता भरोसा नहीं करती है। हमारे यहाँ जो नियम बना है, जो कानून बना है, अभी तो नहीं हुए ना 75 साल के। आज अगर चुनाव हो रहा है तो आज 75 साल के नहीं हुए हुए, और देश को प्रधानमंत्री अगर 75 नहीं 80 साल का भी हो रहा है, देश को सुरक्षित हाथों में ले जा रहा है। आज हम जर्मनी के बराबर जो है, वो जापान के बराबर अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। हम तीसरी से हम जो 5वीं से चौथी पर दोनों बराबर आ गए हैं। अगर हम परचेजिंग पावर में तीसरे नंबर पर हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरे नंबर पर हैं, हम जो है 45 लाख कारें बेचते हैं, इस एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, पूरे देश में वैश्विक जो है उठान कहीं नहीं हो रहा, 7.6 के दर से हमारा जो है ग्रोथ रेट हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व बैंक और IMF कह रहा है। तो अगर ऐसा प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने की हैसियत रखता हो, तो ऐसा प्रधानमंत्री रहे तो हमारे पास क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं इस पर यादव जी से, ठीक है सर, यादव जी से भी मैं जवाब ले लेती हूँ। यादव जी, अमित शाह भी कह रहे थे कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2029 के आम चुनाव में भी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 6 नेताओं को निपटाना था, अडवाणी जी को घर बिठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया, अनेक नेताओं को घर पहुंचा दिया, क्योंकि उनके रास्ते के काटे थे जब 75 का नियम बनाया। और तो और छोड़े, सुमित्रा महाजन जैसी सभ्य नेता को भी उन्होंने घर बिठा दिया, जो लोकसभा के अध्यक्ष थी, 19 में बिठा दिया, 75 का बहाना बनाते। अब खुद पे आई तो अपनी घोड़ी अपना दाम वाला खेलने लग गए। अब इसे बोलने लग गए नहीं, 75 का नियम तो कोई लिखित में नहीं है। तो ऐसे लोग जो पल पल बदलते हैं सत्ता के लिए, जो लगातार झूठ बोलते हैं। अभी मैं सुन रहा था, देश इसमें नंबर 1 हो गया, कर्ज लेने में नंबर 1 पूरा देश, गरीबी में नंबर 1, 83 करोड़ से ज्यादा गरीब है जिनको 2 टाइम का अनाज मिलता है, बेचारे खा के गुजारा कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं हुआ इस देश में, इतने गरीब कभी नहीं देखे जो 9 साल में बने हैं। ऐतिहासिक गरीब जिनको अभी भी फ्री में अनाज दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। मुद्दे की बात रोजगार की आती है, सारे बीजेपी के नेता भाग खड़े होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, बाकी मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए। एक शब्द नहीं बोले कितने रोजगार में दे दूंगा, नहीं, कुछ भी नहीं। स्किल डेवलपमेंट में कितने लोगों को रोजगार मिला, एक शब्द नहीं बोलते, एक आंकड़ा नहीं देते हैं, एक लिस्ट जारी नहीं करते हैं। तो कुछ तो किया होगा ना 9 साल में, कुछ तो उपलब्धि होगी लिखित में, कितने लोगों को लोन दिया, इतने लोगों के उद्योग चल रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार चल रहा है, कुछ भी नहीं। ये भाषण, वो भी सिर्फ राशन के साथ क्या खाना खा लो। कल की जो डिबेट होगी ना शाही जी से, तब हम इन उपलब्धियों को लेकर जवाब लेंगे, क्योंकि आज तो समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।